हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सुबह मैं लाइव में भी आया था नाश्ता करते हुए, तो कुछ बातचीत भी हुई गाइस। अगर किसी मैंने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यार, इतना रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा है। तो गाइस तबीयत भी ख़राब चल रहा है। तो अभी मैं आया हूँ SSC का SSC का CRPF का ज्वाइनिंग का लेटर लेते हुए, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे फटाफट गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे थंबनेल के साथ। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, अभी CRPF का हम ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे। CRPF का ज्वाइनिंग लेटर में अभी ना सबको मेल में आया है। अभी तक तो आई थिंक किसी को ऑफलाइन आया नहीं है, या ऑफलाइन आ गया होगा तो भी मुझे पता नहीं गाइस, ठीक है। तो मुझे आप सब बताना, अगर ऑफलाइन भी आपका आ गया है तो मुझे आप सभी बताना, ठीक है। बट जो मेरे पास ऑनलाइन में जीमेल में जिसका है उसका है मेरे पास। बट इसमें अच्छा है कि इसमें पहले से ही नाम कुछ भी मेंशन नहीं है, ना नाम है, ना उसका गांव का नाम है, फादर का नेम, एड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं है। तो देख सकते हो, ये वाला है लेटर CRPF का, ठीक है। तो इसमें गाइस जो पहले लिखा गया है, फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन CRPF, ठीक है। इसके बाद जो है 7 CPC बेसिक लिखा हुआ है 21,700 से 69,100, ठीक है। तो इसमें चले जाते हैं पहले वाले पॉइंट में गाइस, ठीक है। पहले वाला पॉइंट है जो हाँ, तो पहले वाला जो पॉइंट है ये आपका परमानेंट पोस्टिंग नहीं होगा। परमानेंट पोस्टिंग तब होगा जब आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर लेते हो। तो इसमें रखा है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो वो रहता है आपका टेम्पररी। आप 1 साल ट्रेनिंग करोगे, 1 साल ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर आपने और एक अच्छे से 1 साल ड्यूटी निकाल लिया, तो आगे जाके आप सर्व करोगे, आगे जाके आप जॉब को कंटिन्यू रख सकते हो। वरना आपको अगर 2 साल आपने अगर 1 साल के अंदर ट्रेनिंग, या फिर 2 साल के अंदर ट्रेनिंग और 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद और 1 साल सर्विस अच्छे से आपने अगर नहीं निकाला, तो आपको घर भी भेज सकते हैं, बिना कोई रीज़न दिए आपको घर भेज सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन मेरा यही है कि 1 साल आराम से अच्छे से ट्रेनिंग निकाल लेना। ट्रेनिंग कोई हार्ड रहेगी तो आप उस हिसाब से ढल जाओगे। 11 महीने ट्रेनिंग रहती है, ऐसे नहीं कि एक दिन ट्रेनिंग होगा और नहीं कर पाए तो आउट हो जाओगे। 11 महीने ट्रेनिंग रहेगा। आप सीखने की कोशिश करना, धीरे धीरे सीखना। और ट्रेनिंग के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगी, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। तो आप आराम से 1 साल ट्रेनिंग निकाल लेना, फिर 1 साल सर्विस भी निकाल लेना, और 2 साल अगर निकाल लिया तो परमानेंट जॉब हो जाएगी गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखते हैं हम B नंबर जो पॉइंट है, वो बोल रहा है कि आपको कहीं पर भी आपका ड्यूटी किया जाए, चाहे इंडिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी जगह में आपको पोस्टेड किया जाए तो आप ड्यूटी उधर करोगे, और चाहे इंडिया के बाहर भी अगर आपको भेजा तो आप वहाँ पर भी ड्यूटी करोगे। कंपलसरी है, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जाते हैं C नंबर पॉइंट है। हाँ, जो भी C नंबर में है, जो कि CRPF में आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी उसके प्रोसेस है और जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर उसके रूल रेगुलेशन, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर उसके खिलाफ आप जा रहे हो तो आपको तब भी वो आपके घर भेज सकता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड है या फिर कुछ भी दिक्कत है। आप अगर उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको घर भेज सकते हैं गाइस, ठीक है, बिना कोई रीज़न के। ये था C नंबर। उसके बाद D नंबर देखते हैं। इनका द CRPF हैज़ नो लिबिलिटी इन केस द एनी इंजरी इंसिडेंट एक्सीडेंट ऑकर बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ CRPF ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ज्वाइनिंग टू SSC। अगर ज्वाइनिंग के पीरियड से पहले अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी होता है तो वो उसके रेस्पॉन्सिबल आपका CRPF नहीं रहेगा। वो फिर से आपका मेडिकल चेकअप होगा। अगर आप फिर से गलत पाए जाते हो तो आपको घर भेज देंगे। तो इससे सेफ है कि आप घर में रहो, शांति से रहो, आराम से रहो, माँ बाप के पास रहो, प्यार से रहो, सेफ रहोगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं है। उसके बाद जाते हैं E नंबर में। यू विल नॉट बी इंटर द रिक्रूटमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द जर्नी फ्रॉम योर होम टाउन टू प्लेस द जर्नी। जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग है, अगर वहाँ तक आप जो घर से आप ज्वाइनिंग सेंटर तक जाते हो वहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा ट्रेन का। चाहे आप 3rd AC में जाओ या जनरल में जाओ, स्लीपर में जाओ, 1st AC में जाओ, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो आपको सुविधा लगता है, जिस हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड से कर सकते हो तो 3rd AC में चले जाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो स्लीपर में चले जाओ। अगर मौसम ज़्यादा गर्मी वाला अगर मौसम है आपके इधर तो थोड़ा AC में चले जाना। अगर गर्म नहीं है, ठंडी वाला मौसम है, फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर भी स्लीपर में चले जाना। पैसा सेविंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट आपको दिखाना है कि नहीं मुझे, मैं तो ज्वाइनिंग करूँगा भाई ढसन से, तो 3rd AC में जा सकते हो।
ठीक है। फिर जाते हैं एफ नंबर, योर ज्वाइनिंग इंटेलिटी द पोस्ट ऑफ जीडी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग द मेडिकल फिटनेस। जो भी आपका फुलफ़िल करना है, डॉक्यूमेंट्स हो या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफ़िल करना है, उसके साथ साथ आपको मेडिकल फिट भी रहना है ज्वाइनिंग के टाइम में गाइस, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना और मेडिकल फिट भी होके फिट रहना और जाना गाइस, ठीक है। ये है एफ नंबर। फिर आता है जी नंबर, द ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड 1 ईयर। जब आपका मेडिकल टेस्ट हुआ था, जो आपका फाइनल डीएमई हुआ था, उसके अगर 1 साल के अंदर आपका ज्वाइनिंग अगर ना होता तो आपका फिर से पूरा मेडिकल टेस्ट होता कि पूरा जिसे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपका जैसे मेडिकल टेस्ट हुआ था अभी डीएमई में हुआ था वही होता। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर ही ज्वाइनिंग कर रहे हो, जैसे कि अभी आपका अगर अभी अक्टूबर नवंबर में आप ज्वाइनिंग कर ले रहे हो, तो आपका वही नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा गाइस, ठीक है। फिर हैच में जाता है द सर्विस रिलायबिलिटी टर्मिनेटेड इन दैट परमिशन होप ऑफ द हैविंग इंक्लूडिंग टू एनी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। ये हैच नंबर आप पढ़ लेना गाइस, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, जो भी आई नंबर में ये है कि आपका एज प्रूफ रहना चाहिए, जो कि आपका 10th क्लास का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी डेट रहेगा वही आपका मेन एंड फाइनल डेट ऑफ बर्थ का डेट रहेगा, उसी से आपका एज कैलकुलेट होगा गाइस, ठीक है। फिर जाते हैं जे नंबर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में है, वो आप पढ़ लेना, सीआरपीएफ के रूल रेगुलेशन के बारे में है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट सेकंड नंबर पेज में। ये रहा सेकंड नंबर पेज, देख सकते हो गाइस, ठीक है। ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट वी विल हैव द अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग। हाँ, तो गाइस जब आप बेसिक ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगे, जैसे कि आप पूरे लाइफ भर आप सर्व कर सको सीआरपीएफ में रह के 60 साल तक, वैसे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ट्रेनिंग में इनकेस 1 साल में अगर फेल होते हो तो दूसरा भी आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन तीसरा चांस नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट चांस में क्लियर कर लो, अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाता है, तो आप दूसरी बार में क्लियर कर लेना गाइस, ठीक है। बट 1 साल में अगर क्लियर कर लेते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यू विल बी एंटर द पे अलाउंस पेंशन। हाँ, जो भी आपका सीआरपीएफ का जो भी रूल रेगुलेशन में जो भी पेंशन अलाउंस और बेसिक पे आपका जो भी पेमेंट्स रहेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट्स मिलेगा। खाना फ्री, रहना फ्री, ये सब जो जो चीज़ें फ्री मिलती हैं वो चीज़ आपको भी मिलेंगी फ्री। जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है वो सब आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद जाते हैं ये है एम में, इनकेस ओबीसी पर्सनल अपॉइंटमेंट द प्रोविजन इन द सब्जेक्ट टू कम्युनिटी ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी और नॉट बिलोंग टू द क्लियर इन फॉल्स। हाँ, जो भी आपके सर्टिफिकेट रहेंगे, चाहे वो ओबीसी एसटी एससी जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे, वो फॉल्स नहीं रहना चाहिए, वो असली रहना चाहिए और उसमें से ही आपको बिलोंग करते हुए रहना चाहिए। ना कि मैं जनरल हूँ, मैं ओबीसी से सर्टिफिकेट बना के चला जाऊँगा, मैं जनरल हूँ, मैं एससी एसटी से सर्टिफिकेट बना के चला जाऊँगा, या फिर ओबीसी है वो एससी एसटी सर्टिफिकेट बना के चला जाएगा। अगर फॉल्स अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बना के ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग के बाद अगर पता चलता है, ज्वाइनिंग के टाइम भी अगर पता चलता है, तो तभी वो आपको घर तुरंत भेज देंगे गाइस, ठीक है, बिना कोई देरी के। फिर एन में है ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफिसर एजुकेशन। हाँ, यहाँ पर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। डीओबी सर्टिफिकेट बोलने से वही एजुकेशन सर्टिफिकेट हो जाता है। डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, वो सब वेरीफाइड ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज सेक्टर से ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज होना चाहिए कि आपका तहसीलदार का और जो गेजेटेड ऑफिसर एसडीएम या एसडीओ जो भी रहता है वो आपका सिग्नेचर करके देगा गाइस, ठीक है। जो भी ऑथराइज पर्सन रहना चाहिए, ना कि ऐसे एरे गेरे तुक तुक मेरे मेरे से किसी से भी आप सिग्नेचर करवा लो, स्टाम्प मरवा लो, वैसे नहीं होगा। जो गेजेटेड ऑफिसर रहता है, जो ऑथराइज रहता है सरकार की तरफ से गाइस, ठीक है, उसका आपको करा के जाना है। फिर आता है वो ऑन अपॉइंटमेंट द कैरेक्टर इंसिडेंट। हाँ, इसमें भी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के लेके जाना है। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर फेक बना के लेके जाते हो तो आप फंसोगे, तो आपको वहाँ से घर भेज देंगे। फेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको उसका चेकिंग करे वो भेजेंगे अपने तरफ से, वो अपनी डिपार्टमेंटली वो चेकिंग करेंगे कि आपका कैरेक्टर क्लियर है या नहीं। वो कब पता चलेगा? जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, ट्रेनिंग के बीच से आपको पता चलेगा कि आपके घर में कुछ पूछताछ करने के लिए कोई गया था कि हाँ इसका कैरेक्टर क्लियर है या नहीं, तब आपको पता चलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छे से और क्लियरली बना के रखो, ना कि उसमें कुछ भी फ्रॉड करोगे, ठीक है। फिर है इसमें है जी नंबर, क्यू नंबर।
हाँ, अगर 10 साल के अंदर अगर आप सर्विस छोड़ के जाते हो, सीआरपीएफ सर्विस अगर ज्वाइनिंग करने के बाद 10 साल के अंदर अगर सर्विस छोड़ के जाते हो, तो आपको 3 महीने का ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर जो 3 महीने की सैलरी रहेगी वो देना पड़ेगा। इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी कैश, ठीक है। अगर आप 10 ईयर्स के अंदर या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद अगर अदर जॉब में जा रहे हो, अगर वो उसका बेसिक पे ज़्यादा है तो आप एनओसी ले लेना। एनओसी ले लोगे तो फ्री में निकल पाओगे। अगर बिना एनओसी लिए भी आप हाई ग्रेड पे में अगर जॉब करने जा रहे हो तो आप भी आपको जो 3 महीने का कॉस्ट रहेगा वो आपको देना ही देना पड़ेगा। एनओसी ले लोगे तो नहीं देना पड़ेगा। और 2 मैटर में आपको एनओसी नहीं मिलेगा, जो कि अगर बेसिक पे से अगर कम है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, तब आपको पैसा देना ही देना है, कंपलसरी है। और अगर इससे भी आपको मन नहीं कर रहा है नौकरी करने का, फिर छोड़ के जाओगे तो ऐसे भी आपको 3 महीने का पैसा देना ही देना है गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ जिसमें लिखा हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा अगर कुछ भी आपका सर्टिफिकेट है तो वो सब लेके जाना है। फिर कैस्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ST OBC SC जो भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे थे तो उधर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्री वेरिफिकेशन ऑफर फिलिप द गॉट अटेस्टेड बाय अथॉरिटी मेंशन। हाँ, जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो ऑथराइज पर्सन से ही रहना चाहिए। बार बार लिखा के दे रहा है तो आप क्लियरली लेके जाना, ठीक है गाइस। तो फिर 10 नंबर में है 10 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज। कहीं कोई जॉइनिंग लेटर में 5 मांग रहा था, अब यहाँ पर 10 मांग रहा है, तो आप लगभग 15 लेके जाना गाइस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ओपन बैंक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक कंपलसरी होना चाहिए और कोई बैंक का नहीं चलेगा। SBI का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप शादीशुदा हो, जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास SBI का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ ATM पासबुक रहना चाहिए और आपका पान कार्ड आधार कार्ड भी रहना चाहिए, वो भी सही, नाम भी सही रहना चाहिए, पान कार्ड में भी नाम सही में रहना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो उसको करेक्शन कर लो फटाफट, ठीक है, आपके पास टाइम है। और उसके साथ साथ आपको 5,000 रुपये लेके जाना है, एडवांस डिपॉजिट करना है। आपको वहाँ पर मेस के खाने में 5,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो लगभग आप 10 से 15,000 लेके जाओ, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपना खर्चा कर पाओगे और वहाँ पर जो भी डिपॉजिट करना होगा वो डिपॉजिट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है लाइट बेडिंग, जो भी कपड़े वपड़े लेके जाना है। मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लेना कि क्या क्या लेके जाना है। अगर उतना ले सकते हो तो उतना ले जाना, वरना उधर जाके भी आप ऑर्डर कर लेना या फिर कैंटीन से ले लेना, जैसे आपको सही लगे वैसे करना गाइस, ठीक है। उसके बाद पान कार्ड एंड आधार कार्ड कंपलसरी है, लेके जाना है। उसके बाद जो आपको एक डेट दिया गया है, रिपोर्ट डेट दिया गया है, वो हम इन केस ऑफ डू नॉट रिपोर्ट द सुटेबल डेट मेंशन पारा 4 अबव द ऑफिसर। हाँ, अगर जो डेट दिया गया है, अगर उस डेट में आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो वहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको कैंसिल माना जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग नहीं किया जानबूझ के। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्सटेंशन कराना है, अगर बातचीत करना है, तो जो भी आपका वहाँ पर नंबर दिया गया होगा, हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, उसमें कॉल कर लेना, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है उसको बता देना। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप ये चीज़ कर लो, ऐसे करोगे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस करते हो तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी बोलेंगे वो उस हिसाब से आप कर लेना। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने उनको प्रॉब्लम बताना, फिर उनसे आप कंसल्टिंग कर लेना कि सर हमें क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं कि ठीक है आप एक्सटेंशन ले लो, एक्सटेंशन ले लो, तो आप पूछ लेना कि सर इसका प्रोसेस कैसा है, हम कैसे एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप उनसे ही पूछ लेना, अपने डिपार्टमेंट वाले से। दूसरों को किसी का भी सुन के कुछ भी मत करना गाइस, ठीक है। आप वहाँ पर कॉल करके ही आप कंसल्टिंग कर लेना। अगर इस पॉइंट में भी अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट है या फिर मैं भी गलत हूँ, तो आप वो कॉल करके ही उनसे ये भी पॉइंट क्लियर कर लेना कि सर ये वाला G नंबर पॉइंट क्या है, F नंबर क्या पॉइंट है, Q नंबर पॉइंट क्या है, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उधर समझ लेना गाइस, ठीक है। फिर हम चलते हैं डायरेक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबका सेम ही है, पहले आपका नाम रहेगा, फिर आपका पापा का नाम, फिर जो तहसीलदार रहेंगे वो आपका उधर लिखेंगे कि आप इतने साल से इधर रह रहे हो, फिर लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस, आपका नाम लिखा जाएगा, तहसीलदार लिखेंगे कि आपका नाम लिखेंगे, इज नॉट रिलेटेड टू मी, फिर प्लेस डेट लिखा जाएगा, फिर तहसीलदार जो रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे, फिर वहाँ पर एक स्टाम्प लगेगा और सिग्नेचर रहेगा, उनका डिसीजन लिखा जाएगा। उसको देखते हुए जो और एक जो अधिकारी मेन अधिकारी रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो जो तहसीलदार के सिग्नेचर को वेरीफाई करते हुए देखते हुए ये भी आपका वही सिग्नेचर वेरीफाई कर देंगे। और प्लेस एंड डेट बर्थ में वो अपना डेट, प्लेस कहाँ पर आपने करवाया है वहाँ का प्लेस और डेट लिख देना। और अच्छा है पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हो तो तहसीलदार भी आपको क्लियरली आपको
वो दे देगा, वरना तहसीलदार आपको बहाना बना सकता है कि भाई तू पहले जाके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके आ, या फिर पुलिस से लिखवा के आ कि तेरा कैरेक्टर क्लियर है, तो वो सब बोल सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट करवा लो गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो वो बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो थैंक यू गाइस। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो प्रे फॉर मी कि थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।